हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8। और ये ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 10 है और न्यू बुक में चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो जिनके पास ओल्ड बुक है वो इसको चैप्टर नंबर 10 पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम है कानून और सामाजिक न्याय। तो हमने इस बुक के चैप्टर नंबर 7 तक पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है आप इन पर क्लिक कर देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाली जो प्लेलिस्ट है वो पॉलिटिकल साइंस की है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। कानून और सामाजिक न्याय। तो इस चैप्टर में हम वही उन्हीं चीजों पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आप बाद में पढ़ सकते हैं। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताने का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते हैं और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते हैं। मजदूरों को उनका मेहनताना ना देना कानून की नजर में गैर कानूनी या गलत है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पर काम करा लेते हैं मजदूरों से, तो कई बार दिहाड़ी कम देते हैं, यानी कि उनको मजदूरी कम देते हैं, पैसे कम देते हैं काम के बदले। या फिर उन कई बार उनको खाना पीना खिला देते हैं कि हम तुम्हें खाना खिला देंगे, तुम हमारे यहाँ इतना काम कर देना। गांव में भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि मजदूरों से काम ले लेते हैं और पैसे नहीं देते हैं। तो इस तरह के लिए इन सब चीजों को रोकने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं ताकि जो मजदूर हैं उनका शोषण ना किया जा सके। मजदूरों को मेहनताना ना मिल कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, यानी कि जितना उनका मेहनताना बन रहा है, जितना उनसे काम लिया जा रहा है उतना मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी कानून बनाया गया है। एक कानून बनाया है, वो उसका नाम क्या है, न्यूनतम वेतन। और इस कानून का मतलब है कि जब सरकार जब सरकार फरवरी में या मार्च के महीने में क्या करती है, अपना बजट पेश करती है। ठीक है, तो वहां पर ही जो न्यूनतम मजदूरी है वो निर्धारित की जाती है और सरकार ये बताती है कि इस साल महंगाई के हिसाब से जो न्यूनतम वेतन है वो इतना है मजदूरों के लिए। जैसे हाल फिलहाल में पिछली साल तो शायद 208 रुपए था। इस साल थोड़ा सा बढ़ा होगा, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है पैसे। तो इस साल थोड़ा बढ़ा होगा तो लगभग लगभग 200-250 के बीच में ही होगा मेहनताना। तो इतना मेहनताना दिया जाता है, यानी कि इतनी मजदूरी कम से कम आपको एक व्यक्ति को देनी ही पड़ेगी अगर आप किसी मजदूर को अपने घर पर काम करने के लिए लेके आते हो। तो मतलब आप 8 घंटे काम लेंगे और उसको इतने रुपए या इससे ज्यादा रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। न्यूनतम का मतलब है कम से कम। ठीक है, अभी मुझे इस साल का एग्जैक्ट याद नहीं है, ये पिछली साल का है। 208 रुपए उन्होंने तय की थी, ऐसे ही कुछ समथिंग था। तो अब ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए तक उन्होंने बढ़ाई होगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाई होगी। और ये तत्कालीन जो सरकार होती है वो हर साल संसद में पेश करती है बिल। तो वहां पर वो बताती है कि कहाँ पूरी साल का प्लान बताती है कि कितने पैसे वो कहाँ कहाँ खर्च करेंगी और वो पैसे उनके पास कहाँ से आएंगे। तो ये सारा ब्यौरा वो फरवरी या मार्च के महीने में देती है। ठीक है, क्योंकि फिक्स टाइम नहीं होता है किस दिन बजट पेश होगा, लगभग लगभग वाला समय होता है ना। तो न्यूनतम मजदूरी का एक वेतन वो निश्चित कर दिया गया है कि इतना वेतन उनको मजदूरों को दिया ही जाएगा ताकि जो मजदूर है उनका शोषण ना हो सके। इन कानूनों के तहत किसी भी मजदूरी को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। देखो मैंने अभी आपको बताया ना,
थोड़ा-थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि महँगाई भी तो बढ़ ही रही है ना थोड़ी-थोड़ी हर साल इसलिए। लेकिन अगर हम बात करें कि मज़दूरी की, ये तो सरकार ने निर्धारित करी है कि कम से कम आप एक व्यक्ति को अगर काम पे रखेंगे तो इतनी आपको मज़दूरी देनी ही पड़ेगी। लेकिन वास्तव में ये जो मज़दूरी है ये ₹500 है ना? हमारे आस-पास जो 8 घंटे एक व्यक्ति काम करने के लिए तुम्हारे घर आएगा, कुछ भी काम करने के लिए मज़दूर, तो वो कम से कम आपसे ₹500 पेमेंट लेगा। ठीक है? तो इसी उसके हिसाब से अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने जितनी निर्धारित की है न्यूनतम वेतन, वो काफ़ी कम है। अगर आप देखिए तो क्या 200 या ₹250 में कोई व्यक्ति अपने 4 सदस्यों का खर्चा चला सकता है? यानी कि एक मज़दूर, उसकी वाइफ़, 2 बच्चे, उन सबका खर्चा ₹200 में चल सकता है? चल ही नहीं सकता। भई उनकी पढ़ाई भी है, लिखाई भी है और उनके लिए खाना भी है, बीमार पड़ेंगे उनके लिए दवाई भी दिलानी है बच्चों के लिए और फिर आगे भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, खाने-पीने का है, दवाई-गोली का है, पढ़ने-लिखने का है। इन सारी चीज़ों को मिलाएँगे और मिला के देखिएगा कि ₹200 बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन सरकार ने निर्धारित करे हैं ताकि इससे कम किसी भी मज़दूर को ना मिले और मज़दूर का शोषण ना हो। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उपभोग उत्पादकों यानी कि जो माल को बनाते हैं और उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि इसमें से किसी का शोषण ना हो। यानी कि सबके लिए कानून बनाए गए हैं ताकि किसी का शोषण ना हो। अब देखिए उपभोक्ताओं के लिए कानून बनाया गया था 1986। एक मिनट, चार्जिंग लो हो गई है, एक मिनट बस। तो देखिए उपभोक्ताओं के लिए एक कानून बनाया गया था 1986 में। ठीक है, 1986 में कानून बनाया गया था। कानून का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और इस अधिनियम में क्या है, इस कानून में क्या है कि जो भी व्यक्ति उपभोग कर रहे हैं, उपभोग मतलब आप किसी भी चीज को खरीद रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं या किसी की भी सेवा आप ले रहे हैं, तो आपका अगर शोषण होता है तो आप कोर्ट में इसके खिलाफ, जो आपका शोषण कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल रहेगा कि उपभोक्ताओं से रिलेटेड कौन सा चीज होती है, वो किस मामले में किसी के भी खिलाफ, दुकानदार के खिलाफ या जिससे भी वो सामान खरीद रहे हैं उसके खिलाफ कैसे मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे चॉकलेट वगैरह होती हैं, चिप्स वगैरह होते हैं, इनके पैकेटों पर सारी चीजें डिटेल में लिखी होती हैं। उस पैकेट पर लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी में है चीजें और इसमें कितनी क्वालिटी है। ठीक है, कितना इसमें नमक डला है, कितनी चीनी डली है, कितना ऑयल है, सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। कैलोरीज भी उसमें लिखी होती हैं कि कितनी कैलोरीज हैं इस पैकेट में। तो उसी तरह से सारी चीजों में डली होती हैं। अगर आपको पैकेट पर कुछ और लिखा है और उसमें आपको कुछ और निकलता है तो आप उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं और आपकी सुनवाई होगी कोर्ट में। अगर हम एक और उदाहरण देखें कि मैगी कुछ समय पहले बैन हो गई थी, उसका मेन वजह ये थी कि मैगी का जो मसाला था वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह था, इसलिए मैगी को बैन कर दिया गया। बाद में जो भी हुआ उन्होंने अपने अपने मसाले में सुधार किया और चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश करी, तो मैगी से बैन खुल गया था बाद में। ठीक है, अभी मैगी मिलती है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे तराजू बाट है ना? तो पहले आप देखते थे तराजू बाट चलते थे, लेकिन अब क्या है डिजिटल मशीनें चलती हैं, उन पर तोल कर देते हैं सामान। पहले क्या थे तराजू बाट थे तो कई बार जो दुकानदार होते थे, वो ग्राहकों का शोषण करते थे। कैसे कि 1 किलो अगर कोई ग्राहक सामान लेने आया है तो उसको 900 ग्राम ही देते हैं। ठीक है? 900 ग्राम, साढ़े 900 ग्राम इतने ही देते हैं, कभी पूरा नहीं देते थे। वो क्या करते थे जो उनका तराजू होता है उसका बैलेंस खराब कर देते थे या तो फिर क्या करते थे कि तराजू के नीचे चुम्बक जैसा कुछ लगा देते थे ताकि अगर वेट करेगा तो वेट हमेशा कम ही आता था।
तो इस तरह का शोषण चलता था पहले, अभी भी चलता होगा कुछ जगहों पर। तो ज्यादातर जगह पर डिजिटल वाले मशीनों को प्रयोग किया जाता है सामान तोलने के लिए। तो इस तरह से अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। और ये इस तरह की जो कोर्ट होती है वो जिले स्तर की कोर्ट होती है, ठीक है, जिला फोरम बोलते हैं उनको, है ना। तो इस तरह के नियम बनाए गए हैं। तो आगे हम देखते हैं। और उत्पादक तीनों से संबंधित संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उसमें किसी से किसी का भी शोषण ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक और दिया हुआ है इसमें। अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर बिजली से चलने वाले कलगाहों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशक में ज्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गई थी। देखो ये करगेहे की जो बात चल रही है, ये एक तरह से चरखे टाइप की मशीन होती थी, और मतलब चरखे ही होते थे। और जो बिजली के चरखे होते हैं उनको बोलते हैं पावर लूम। ठीक है, बिजली के चरखों को क्या बोलेंगे? पावर लूम बोलेंगे। और वैसे हाथ के जो चरखे थे उनको करगहा बोलते थे। ठीक है, अब देखो प्रतिस्पर्धा यानी कि जब कंपटीशन बढ़ा 1980 से 1990 के दशकों में ज्यादातर कपड़ा मिल क्या हो गई? बंद हो गई। अब पावर लूम बिजली से चलने वाले कारगाहों को कहते हैं। यह 4 से 6 कारगाहों की छोटी इकाई होती है। इन कारगाहों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले कारगाहों में कार्य स्थिति बहुत ही खराब है। ठीक है, जो वहां पर मजदूरों की जो स्थिति है वो क्या है? बहुत ज्यादा खराब है, जो बिजली से चलने वाले कारखाने हैं उनमें। ठीक है, देखो ये सभी जो कानून हैं जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं, ये उसी चीज को डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। आप चाहें तो आप पढ़ लेना। ठीक है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खास है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। कानून बना देना ही काफी नहीं होता है, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कागजों में कोई नियम बना दिया, बाद में उसका पालन ही नहीं हो रहा है नियम का, उसको जनता एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो फिर क्या फायदा हुआ आपका कानून बनाने का? ठीक है ना। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? उससे जो भी कानून बनाए हैं उनके निरीक्षण करने के लिए या उनकी देखरेख करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने तराजू और बाट का भी उदाहरण आपको दिया। तो समय समय पर जो इंस्पेक्टर होते हैं वो इनकी चेकिंग करते रहते हैं कि कहीं तराजू में गड़बड़ी तो नहीं है, सही सामान बिक रहा है कि नहीं। दुकानों का भी निरीक्षण करते हैं, जबकि फूड फूड इंस्पेक्टर भी होते हैं, वो ये चेक करते हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं ना, उनमें वो चेक करते हैं कि जो फूड खिलाया जा रहा है, जो खाना खिलाया जा रहा है लोगों को, वो एकदम सही है कि नहीं, वो हाइजेनिक है या नहीं। तो टाइम टाइम पर क्या है, जो इंस्पेक्टर होते हैं वो इनके सैंपल भरकर ले जाते हैं और लैबों में जाकर चेक करते हैं कि खाना सही दिया जा रहा है या नहीं, और जो पैसे हैं वो उचित लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से क्वांटिटी और क्वालिटी जो ग्राहक है उनको दी जा रही है या नहीं। ठीक है, तो यही चीज आगे इसमें दी गई है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू कराना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। यानी कि सरकार को इस पर पूरी नजर रखनी चाहिए कि जहां पर मजदूरों से काम लिया जा रहा है उनको सही से वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जितना निर्धारित किया गया उतना मिल रहा है या उनको कम मिल रहा है। तो ये सब का निरीक्षण कौन करेगा? सरकार ही करेगी। और और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। ये किसका काम है? ये सरकार का काम है। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। देखो वही चीज मैं शुरू में आपको बता रही थी कि कई बार क्या होता है
कि जो मजदूर होते हैं वो जिनके यहाँ काम करते हैं ना मजदूर, उनसे वो लोग डरते हैं कि अगर हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी तो कभी ऐसा ना हो जो हमने काम किया है अब तक उसके पैसे ही ना दें, या फिर आगे को हमें काम पर ना रखें, या जो सुविधाएं हमें थोड़ी बहुत मिल रही हैं वो भी ना मिले। तो जो गरीब लोग हैं वो हमेशा अमीर लोगों के दबाव में रहते हैं। तो इस चीज का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल समझते हैं इस बात को, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत जरूरी है कि संबंधित संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार निजी या व्यक्ति या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रण कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि समाज में न्याय को सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं किसी का शोषण तो नहीं हो रहा है। ये सारी देख रेख करना, निरीक्षण करना की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। ठीक है। इसमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनसे ही बहुत सारे नियमों और कानूनों का जन्म हुआ है। अब देखते हैं कैसे हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्त के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताने पर काम करने या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। अब देखो ये जो मजदूरों के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों में जो लिखा हुआ है उसी से रिलेटेड कानून बने हैं कि क्या नहीं कर सकते आप, बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते, या एक जो मजदूर को मजदूरी दी जा रही है या जो काम के बदले में जो वेतन दिया जा रहा है उसको हर साल कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट फिक्स करती है कि कम से कम आपको इतना है तो देना ही है, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी दे सकते हैं उस व्यक्ति के काम के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं। ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, इस अध्याय में हम ऐसे कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। कौन कौन से सवालों की पड़ताल करेंगे कि व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं। ठीक है, मतलब आपके सामने किस तरह से ये चीजें आ रही हैं। ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, मतलब बताते हैं कि जो कि समाज में किस तरह की गलत चीजें चल रही हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको बहुत ध्यान से सुनना आप। सन 1911 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसाय, देखो खतरनाक व्यवसाय कौन से होते हैं? जो जैसे बीड़ी बनाई जाती है तो ये क्या है, एक खतरनाक व्यवसाय है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि जो केमिकल वगैरह को इस्तेमाल हो रहा है, जो तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं ये क्या है बच्चे की बॉडी में जाएंगे उसके सांस के जरिए, है ना, या वो पूरे दिन उन का ही काम कर रहा है, बीड़ी ही बना रहा है, तो उसके स्वास्थ्य पर बहुत खतरनाक गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को हमें इस तरह के कामों में नहीं करवाने चाहिए। या फिर चाय की दुकान पे भी मिलते हैं कई बच्चे, तो ये सारी चीजों पर क्या है सरकार ने रोक लगा रखी है। और खतरनाक कामों में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बीड़ी वगैरह बनाते हैं, क्योंकि बीड़ी ना बहुत सस्ती बिकती है और बच्चों को जो नौकरी पर रखते हैं ना वो बहुत सस्ते में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बड़ा आदमी तो 200-300 रुपए लेगा पर डे काम करने का, लेकिन बच्चे क्या है 100-150 में ही काम कर देते हैं, कम दिहाड़ी में ही काम कर देते हैं। और ऊपर से जैसे खदान है, कोयले की खदान वगैरह है, उनमें क्या है बहुत सारी विषैली गैस निकलती हैं जो बच्चों के फेफड़ों को खराब कर देंगी। केमिकल की जो फैक्ट्रियां होती हैं वो भी क्या है बच्चों के
फेफड़ों को खराब कर देंगी, उनकी किडनी को खराब कर देंगी, उनकी श्वास नली को खराब कर देंगी। इसलिए इस तरह के किसी भी खतरनाक कामों काम में बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। ये क्या है, कानूनी अपराध है ना। और देखो प्लास्टिक, कोई सामान प्लास्टिक का बन रहा है, उसकी फैक्ट्री है, तो क्या है, अब प्लास्टिक की फैक्ट्री में प्रदूषण होना तो लाजमी है ना। कांच की फैक्ट्री है, कांच के बर्तन वगैरह बनते हैं, तो इन फैक्ट्रियों में क्या है, बच्चों को काम पर नहीं रख सकते थे पहले। अब और भी ज्यादा सख्त कानून आ गया है। पहले तो जो हानिकारक व्यवसाय थे उनमें नहीं रख सकते थे, है ना। लेकिन अब क्या है, अब किसी भी व्यवसाय में नहीं रख सकते हैं बच्चों को जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया। देखो पहले नियम क्या था कि बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं, किसी भी खतरनाक व्यवसाय में नहीं लगा सकते हैं। कौन कौन सा, जैसे कांच की फैक्ट्री है, या फिर प्लास्टिक की फैक्ट्री है, किसी केमिकल की फैक्ट्री है, कोयले की खदानें हैं, या किसी भी तरह की खदानें हैं जिनमें विषैली गैस निकल रही है, और बीड़ी तंबाकू ये जो बनता है, इनकी फैक्ट्रियां हैं, तो इनमें बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। लेकिन 1986 में इस नियम में संशोधन किया गया, और संशोधन किस तरह किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को के सभी वयस्कों में तथा किशोरों के जोखिमकारी व्यवसाय और उनकी प्रतिक्रियाओं में नियोजित करने पर प्रतिबंध किया गया। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ साथ 18 साल तक के वयस्कों को भी इस तरह के काम में नहीं लगा सकते हैं। तो पहले जो उम्र निर्धारित करी गई थी 14 वर्ष करी गई थी, बाद में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। ठीक है। बच्चों को या किशोरों को, देखो 12-13 साल तक के जो उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको बच्चों में काउंट किया जाता है, बालकों में काउंट किया जाता है। लेकिन जब 13 के बाद क्या होती है, टीनेजर शुरू हो जाती है, किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। तो इन्होंने बोला है बच्चों के साथ साथ किशोरों को भी जो 18 साल तक के हैं उनको इस तरह के कामों में नहीं लिया जाएगा। इसमें संशोधन हुआ है नियम में बाद में। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञान अपराध मान लिया गया है। ठीक है, ये क्या है, एक संज्ञान अपराध है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल, ये वेबसाइट का नाम है प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेटिव फॉर नो चाइल्ड्स लेबर। तो मतलब ये एक वेबसाइट शुरू की गई, इस पर ये किसके लिए शुरू की गई है, जो कम उम्र के बच्चों को से जो काम कराते हैं उसके लिए शुरू करी गई है। ठीक है, बच्चों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है ये वेबसाइट, है ना, बच्चों के संरक्षण के का काम करती है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, भोपाल गैस त्रासदी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी और भारतीय इतिहास में ये हमेशा याद रखी जाएगी, और ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी। ठीक है, घटना कहिए या फिर ये कहिए कि जानबूझकर प्राइवेट कंपनियों ने अपने मुनाफे के लिए आम जनता को जलने के लिए या मरने के लिए छोड़ दिया, ये कह सकते हैं आप। और ये बहुत दर्दनाक वाली घटना थी, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, और देखो इसमें याद करने जैसा ये है कि ये जो भोपाल गैस त्रासदी है, इसमें जो कंपनी थी, वो कंपनी कहाँ की थी, वो अमेरिका की कंपनी थी। ठीक है, ये याद करने वाली बात है, अमेरिका की कंपनी थी, और कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड। ठीक है, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। और ये घटना कौन से दिन हुई थी, ये घटना हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। ठीक है, और कितने बजे, रात के 2 बजे हुई थी। और किस वजह से हुई थी कि जो कारखाना था, केमिकल का जो कारखाना था, जो यूनियन कार्बाइड का कारखाना था भोपाल में, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मिक। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मिक। और क्या ही जगह ये आपको MIC लिखा हुआ मिलता है शॉर्ट में, मिथाइल
मिथाइल आइसोसाइनाइड को मिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस गैस के रिसाव की वजह से ये घटना हुई थी। अब देखिए हम पूरी घटना पर प्रकाश डाल लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वर्ड की कौन कौन से आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये घटना इसमें एनसीईआरटी में 24 साल पहले लिखा हुआ है, लेकिन 24 साल पहले की घटना नहीं है, ये और भी ज्यादा पहले की घटना है, क्योंकि एनसीईआरटी हर साल वो नहीं अपडेट नहीं होती है ना, इसलिए। तो देखिए आप लगा लीजिए अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है आपका 2024। ठीक है, अब चल रहा है आपका 2024 और ये घटना है 1984 की। ये घटना कब की है? 1984 की। तो ये लगभग आपकी हो गई 40 साल पुरानी घटना हो गई। ठीक है, कितने साल पुरानी घटना हो गई? ये हो गई आपकी 40 साल पुरानी घटना। तो 40 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण भीषण उद्योग गैस त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इस संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है। इस दुर्घटना की एक चश्मदीद गवाह है जिनका फोटो ये यहाँ पर लगाया गया है और इनका नाम है अजीजा अजीजा सुल्तान। अब ये अपनी आंखों देखी कहानी बता रही हैं उस दिन इन्होंने रात में क्या महसूस किया। तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चों की तेज खांसने की आवाज सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। ठीक है, मैंने देखा कि पूरा कमरा सफेद मुंह से सॉरी सफेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें पूरी तरह जलने लगी। ठीक है, नेक्स्ट है 3 दिन के भीतर 8,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और लाखों लोग इसमें क्या हो गए? गंभीर रूप से प्रभावित हुए। तो देखो आंकड़े इसमें 8,000 दे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आंकड़े 8,000 नहीं होंगे, इससे ज्यादा होंगे, क्योंकि जो मृतक घोषित करने का एक पैमाना होता है, कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं, उनके आधार पर ही जो गवर्नमेंट है किसी को मृतक घोषित करती है। जैसे किसी की बॉडी मिलना जरूरी है, उसकी शनाख्त होना जरूरी है कि उसके घर वाले ये पहचान सकें कि ये व्यक्ति ये ही है ना। अगर किसी परिवार के सारे सदस्य मर गए होंगे इस गैस त्रासदी में, तो कोई पहचान तो नहीं पाया होगा, तो बहुत सारे लोग क्या हुए होंगे? काउंट ही नहीं हुए होंगे। तो ये आंकड़े कम दिखाए गए हैं, इससे ज्यादा आंकड़े रहे होंगे उस समय और इससे ज्यादा लोग क्या होंगे हुए होंगे? प्रभावित हुए होंगे। अब देखो ये यहाँ पर लिखा गया है सामूहिक अंतिम संस्कार। इसका मतलब ये होता है कि जैसे नॉर्मली जो अंतिम संस्कार होता है उसमें एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है, एक आदमी का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है? सामूहिक अंतिम संस्कार में क्या होता है कि जब कोई भी दुर्घटना इस तरह की होती है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो अलग अलग उनका अंतिम संस्कार करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं? सामूहिक अंतिम संस्कार कर देते हैं कि 4-6 व्यक्तियों का एक साथ अंतिम संस्कार कर देते हैं, ताकि जल्दी काम हो जाए और लकड़ियों का भी कुछ होता होगा, है ना। तो इस तरह की मतलब सामूहिक का मतलब होता है कि कई सारे लोगों का एक साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें कई सारे लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवार के लोग थे। इसमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उसमें बहुत सारे लोग गंभीर सांस विकार, आंखों की बीमारी और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। ठीक है, उनको क्या है? सांस की नली में दिक्कत हो गई है इस गैस की वजह से, आंखों में दिक्कत हो गई है ना, और बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं। और देखो इस तरह की जो वायु प्रदूषण होता है उससे किडनी की भी प्रॉब्लम होती है। बच्चों में अजीबो गरीब
अजीबो-गरीब विकृतियाँ पैदा हो रही हैं, मतलब बहुत सारी बीमारियाँ अजीब-अजीब तरह की आज भी बच्चों में देखने को मिल रही हैं। और उसकी मेन वजह क्या है कि जब ये हादसा हुआ, ठीक है? जब ये त्रासदी हुई, उसके बाद भी जिस कारखाने में ये त्रासदी हुई थी, उस कारखाने की सफाई नहीं कराई गई, वहाँ से बहुत सारे जो केमिकल और जो रह गए थे, उनको हटाया नहीं गया, वो आज भी वहाँ पर रिस रहे हैं, आज भी वहाँ का वातावरण खराब है। और देखो ये तो बात ऊपर जो कही गई है, ये सारी इंसानों की बात कही गई है। अगर हम देखें तो इन इंसानों के कुछ ना कुछ मवेशी भी रहे होंगे कि कुछ के पास गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा भाई रखते हैं ना, अपने-अपने पालतू पशु रखते हैं तो उनकी भी जान गई होगी, ठीक है? वो तो बेचारे बता भी नहीं सकते कि हमारी आँखों में जलन हो रही है या हमारे गले में जलन हो रही है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो तो बता भी नहीं सकते, वो तो ऐसे ही मर गए होंगे बेचारे। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। देखो ऐसा लग रहा है कि एक अचानक से ये चीजें हो गई, जबकि जब जांच हुई तो पता चला कि एकदम से नहीं हुई थी। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले कारखाने में क्या हुआ था, इसी तरह की गैस रिसाव हुआ था और उस घटना में एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी। और इतना सब देखने के बाद भी जो कंपनी थी वो अपने फायदे में लगी रही और जो मजदूर थे उनके लिए विशेष इंतजाम नहीं किए गए कि आगे से इस तरह कोई गैस रिसाव ना हो और जो दूषित गैस है वो वातावरण में ना फैले, उसके लिए कोई रोकथाम नहीं करी कंपनी ने। और बाद में देखो न्यूज में भी इस तरह की घटना के ऊपर चर्चा होती है आज भी। और कुछ दिन पहले न्यूज में दिखा रहे थे कि ये जो फैक्ट्री है, ये जो कारखाना था, इस कारखाने में ये केमिकल का कारखाना था, ठीक है? केमिकल का कारखाना था और ये जो कारखाना था इसमें जितनी क्वांटिटी निर्धारित की गई थी, यानी कि कोई भी कारखाना होता है उसमें निर्धारित होता है ना कि आप इतना ही माल बना सकते हो, इससे ज्यादा माल नहीं बना सकते हो। तो इस कारखाने में दुगना 3 गुना ज़्यादा जो केमिकल था वो स्टोर किया गया था। यानी कि जितना केमिकल स्टोर किया जाना था उससे 2-3 गुना ज़्यादा केमिकल स्टोर किया गया था। अगर बाय चांस ये घटना हो भी जाती तो कम लोग मरते ना, अगर आधा ही केमिकल होता तो। जब केमिकल बहुत बड़ी मात्रा में था इसीलिए ही तो बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और बहुत ज़्यादा लोग अभी तक भी प्रभावित हैं इन बीमारियों से। नेक्स्ट देखते हैं, सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। जो कि हर पैसे वाला व्यक्ति कहता है कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, ये गरीब जो किसान हैं या मजदूर हैं इनकी गलती है सारी, मेरी कोई गलती नहीं है। ये हमेशा ही होता है। आगे भी पिछले कुछ पन्नों में मैंने आपको बताया, पेजों में आपको बताया कि गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट का काम है ये सुनिश्चित करे कि जो जिन लोगों के लिए नियम बनाए गए हैं ये नियम पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जहां मजदूर काम कर रहे हैं उनके मालिकों के लिए जो नियम बनाए गए हैं कि आप इस तरह से उनकी रक्षा करेंगे, मतलब आपके फैक्ट्री में इस तरह की चीज ना हो जो मजदूरों के लिए हार्मफुल हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी। अगर इसकी भी जांच पहले ही समय समय पर की गई होती फैक्ट्री में आके, कारखाने में आके, तो इतनी बड़ी त्रासदी ना होती। पता तो रहता कि इतनी ज्यादा केमिकल आए कहाँ से, क्यों आ रहे हैं और क्यों स्टोर किए जा रहे हैं, है ना? इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। 1985 में सरकार ने 3 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1979 में केवल 47 करोड़ के मुआवजे पर ही सहमति बनी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ क्या किया, अपील की और किसमें की, सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में की। और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई खास बदलाव इसमें नहीं मिला और उनको निराशा ही हाथ लगी। तो लगभग 47 करोड़ डॉलर की उनको मदद मुहैया कराई गई। अब देखो मदद तो बहुत कम
मुहैया कराई जाती है, कहीं भी हो बहुत कम मदद मिलती है। जिस लेवल पे आपका नुकसान होता है उस लेवल से बहुत कम मदद मिलती है। अब देखो, अगर हम मवेशियों की भी बात करें तो कितने सारे मवेशी मर गए होंगे, उनका तो किसी ने काउंट भी नहीं करा, है ना। उनके घर बर्बाद हो गए, अब उस जगह पे वो रह नहीं सकते। आज भी वहां प्रदूषण है, आज भी दूर दूर तक कोई नहीं लोग रहता है, कारखाने के आसपास भी कोई नहीं रह सकता है वहां पर, क्योंकि आज भी वहां के वातावरण में वो जहर घुला हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं, यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया। अब देखो, जब ये त्रासदी हुई उसके बाद क्या हुआ, कारखाना बंद हो गया। अब बंद तो उसको करना पड़ा होगा कि जो मजदूर काम कर रहे हैं वो सारे ही मर गए होंगे लगभग लगभग, है ना। जो आसपास ही तो रहते हैं मजदूर कारखाने के, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छूट गए। ठीक है, या इमरजेंसी में वो बंद तो कर दी कारखाना, लेकिन क्या हुआ, जो विषैले रासायनिक थे वो वहीं छूट गए। जो केमिकल थे, जो गलत केमिकल थे, जो आ, किसी भी मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, वो वहीं पे छूट गए। ये रसायन रिस रिस का जमीन में जा रहे हैं। अभी क्या है, ये धीरे धीरे केमिकल जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहां का पानी भी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र, अब ये कारखाना किसके हाथ में है, डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, और साफ सफाई तो कोई भी नहीं करना चाहता। और वैसे भी वो क्यों करेंगे, उनके ऊपर ज्यादा दबाव तो है नहीं, वो तो अमेरिका की कंपनी है। भारत की कंपनी होती तो थोड़ी बहुत आत्मीयता होती है कि भाई ये हमारे देश के लोग हैं। उनको तो बिल्कुल भी आत्मीयता नहीं होगी कि क्या मतलब है हमारा। अब देखो, यहाँ पे भी 24 साल लगा लिखा है, तो आप लगभग मान लीजिए 39 ईयर या 40 ईयर के लगभग की कहानी है ये। साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एड एडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाए, लेकिन कभी भी कोई भी दुर्घटना हो उसमें गरीब ही पिछते हैं। ठीक है, रईस फिर भी निकल जाते हैं, अमीर लोग फिर भी निकल जाते हैं, कानून के दायरे से भी निकल जाते हैं, हर चीज से निकल जाते हैं। कहीं भी नुकसान किसका होता है, गरीब आदमी का होता है, मजदूर का ही होता है, क्योंकि वो अपनी बात को रख नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। कोई के पास पैसा है तो वो सोचेगा कि मैं इतना पैसा कोर्ट कचहरी में खर्च कर दूंगा, इससे अच्छा है तो इस पैसे को सिक्योर करके मैं अपने बच्चों पर ही लगा दूं। ठीक है, या फिर अगर ये सारा पैसा मैं कमा कमा कर कोर्ट में खर्च कर दूंगा, कचहरी में खर्च कर दूंगा, तो मेरे बच्चों को खाने के लिए कहाँ से आएगा। तो शोषण हमेशा मजदूरों का ही होता आया है। अब देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है, एक मजदूर की कीमत क्या होती है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। कोई भी आपको गलत चीज लगी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी फ्रेंड आपके इस पूरी एनसीईआरटी को फ्री में पढ़ना चाहते हैं 6 से और 8 तक की, उन फ्रेंडों के साथ प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक तो प्लीज जरूर कर देना। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ इतना बुरा इंसिडेंट हो गया है कि यही वीडियो मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले 3 बार मैंने रिकॉर्ड करी और वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ठीक है, एक बार आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, दूसरी बार वो वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई। अभी मैं तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि ये अभी तक रिकॉर्ड हुई होगी या नहीं हुई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को तो जरूर लाइक कर देना, बहुत मेहनत करी है मैंने इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।